सुमित श्रीवास्तव से मुलाकात हो जाने के बाद रेणु श्रीवास्तव ने अपने प्रेमी गणेश चंद्रा को छोड़ सुमित से लव मैरिज कर लिया। इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद ही वह फिर से गणेश की बाहों में आने के लिए छटपटाने लगी। इसके लिए रेणु और गणेश ने जो प्लान बनाया, क्या उसमें उन्हें कामयाबी मिली? चलिए जानते हैं कि उनका प्लान क्या था और आगे क्या कुछ हुआ। सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गणेश चंद्रा सुमित श्रीवास्तव को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक दिन वह अपने जिगरी दोस्तों दीपक कोहली, शिवम गोविंदा और शिव के साथ बैठा था। ये सभी लंगोटिया यार थे। चारों हर शाम एक साथ बैठकर खाते पीते और मौज मस्ती करते थे। उसी दौरान गणेश ने अपने दिल का दर्द अपने दोस्तों को सुनाया। यारों, एक बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मैं रेनू को दिलो जान से चाहता हूँ, उससे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन इस वक्त सुमित उसके दिलो दिमाग पर राज कर रहा है। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अभी गणेश की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी, तभी दीपक कोहली बोला, अरे यार, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान क्यों हो रहा है? तू चाहे तो तेरे दर्द के कांटे को आज ही साफ कर डालते हैं। नहीं यार, ये काम इतनी जल्दबाजी में नहीं होते, गणेश ने धीमे स्वर में जवाब दिया। अबे यार, तू कैसा प्रेमी है? प्रेम भी करता है और उसे पाने से डरता भी है। गणेश की बात सुनते ही सामने बैठे शिवम ने तंज कसते हुए जवाब दिया। गणेश ने भारी मन से कहा, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैं चाहता हूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं रेनू को हर तरह से समझा बुझाकर हार चुका हूं, लेकिन वह सुमित के होते हुए मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। गणेश चंद्रा की बात सुनते ही उसके सामने बैठा गोविंदा बोला, अबे यार, तू भी निरा गोबर गणेश ही है। कोई भी प्यार करने वाली लड़की अपना मुंह नहीं खोलना चाहती है। उसका तो एक ही इलाज है, सुमित को ही तुम दोनों के बीच से हटा देते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, शिवम ने तुरंत समर्थन करते हुए कहा। तभी गणेश बोला, यार, यह काम इतना इजी भी तो नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अरे यार, क्या बात करता है? यह काम तू हम पर छोड़ दे। तू तो बस मुर्गा पार्टी का इंतजाम कर, बाकी सब हम देख लेंगे। शिवम ने अपनी बात पर जोर दिया। उसी शाम पांचों दोस्तों ने सुमित श्रीवास्तव को मौत की नींद सुलाने का प्लान बनाया। गोविंदा ने गणेश को समझाते हुए कहा, तू तो किसी भी तरह से सुमित को पार्टी के बहाने बुला लेना। जब सुमित आ जाएगा तो उसे शराब पिलाने के बाद बाकी काम हम कर देंगे। इसके बाद लाश को नदी में फेंक देंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। यह प्लान बनाते ही पांचों ने सुमित के मर्डर का दिन 14 नवंबर 2024 गुरु पूर्णिमा के रूप में निश्चित कर दिया। सुमित की मौत की प्लानिंग करने के बाद 13 नवंबर 2024 को गणेश चंद्रा अपनी प्रेमिका रेणु श्रीवास्तव से मिलने गया। रेणु के पास जाते ही उसने फिर से उसे समझाने की कोशिश की, रेणु, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी कर तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। लेकिन रेणु ने उसकी बात का एक ही जवाब दिया, गणेश, सुमित के रहते तुम्हारा यह सपना पूरा होने वाला नहीं है। रेणु, अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे सुमित के खून से हाथ भी रंगने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, गणेश ने अपने अटूट प्यार का इजहार करते हुए कहा। ठीक है, जो तुम्हें करना है करो, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी। रेणु ने भी अपने मन की बात गणेश के सामने रख दी थी। रेणु श्रीवास्तव की बात सुनते ही गणेश समझ गया कि वह भी यही चाहती है। तभी गणेश ने रेणु को बताया, 14 नवंबर 2024 के दिन हम सुमित को एक शानदार पार्टी देंगे और यह पार्टी उसकी जिंदगी की आखिरी पार्टी होगी। यह बात रेणु श्रीवास्तव को बताकर गणेश चंद्रा वहां से चला गया। 14 नवंबर 2024 की शाम को अपने प्लान के मुताबिक गणेश ने रेणु से मुर्गा बनाने को कहा। गणेश ने रेणु को समझा दिया था कि जैसे ही सुमित घर आए
उसे मीट लेकर हमारे पास भेज देना। शाम होते ही गणेश चंद्रा ने सुमित श्रीवास्तव को फोन कर बता दिया, आज रात तुम्हारी पार्टी है, तुम जल्द ही प्रीत विहार कल्याणी नदी पर पहुंचो। लेकिन ज्यादा देर हो जाने के कारण सुमित ने जाने से मना कर दिया। उस वक्त रेणु श्रीवास्तव भी उसके पास ही बैठी थी। तभी रेणु ने सुमित की बात सुनते ही कहा, आज शाम गणेश का फोन आया था, कह रहा था कि भाभी जी, आज तो तुम्हारे हाथ का बना मुर्गा खाने का मन है, हो सके तो शाम को मुर्गा बनाकर सुमित भैया के हाथ भिजवा देना, शायद तुम्हारे इंतजार में आज उसने खाना भी ना खाया हो। रेणु श्रीवास्तव की बात सुनते ही सुमित उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। फिर वह गणेश चंद्रा के पास जाने को तैयार भी हो गया। तब रेणु ने एक टिफिन में मुर्गे का मीट और रोटियां भी रख दिया। टिफिन लेकर सुमित श्रीवास्तव प्रीत विहार में कल्याणी नदी के किनारे पहुंच गया। वहां पर गणेश अपने दोस्तों के साथ उसका ही इंतजार कर रहा था। सुमित श्रीवास्तव के पहुंचते ही सभी ने वहीं पर एक साथ बैठकर शराब पी और मीट भी खाया। शराब पीने के बाद जब सुमित पर नशा हावी हो गया तो पांचों ने मौका पाते ही जूतों के फीते निकालकर सुमित का गला घोंट दिया, जिसके थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद भी उन्होंने उसके सिर पर बियर की कई बोतलें फोड़ डालीं ताकि वह जिंदा ना बचे। उसके बाद उन्होंने उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। फिर पांचों अपने अपने घर चले गए। उस रात जब सुमित श्रीवास्तव घर वापस नहीं आया तो रेणु श्रीवास्तव समझ गई कि गणेश चंद्रा ने अपना काम पूरा कर दिया है। उसने उसे फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि वह उसी काल से फंस सकती थी। अगले दिन 15 नवंबर 2024 को रेणु श्रीवास्तव ने अपने ससुर को फोन कर बताया कि रात सुमित घर वापस नहीं आया, उनका कहीं अता पता नहीं है। रेणु के जरिए से यह बात चारों ओर फैली तो उसके फैमिली वालों ने पड़ोसियों को साथ लेकर सुमित श्रीवास्तव को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल सका। 16 नवंबर 2024 को रेणु श्रीवास्तव रोती धोती रामपुरा पुलिस चौकी पहुंची, जहां पर उसने सुमित श्रीवास्तव के गायब होने की तहरीर दिया। उस वक्त गणेश चंद्रा भी उसके साथ था। तभी गणेश ने शिवम को फोन कर एक बार सुमित श्रीवास्तव की लाश को देखने को कहा ताकि वे किसी भी तरह से पकड़ में ना आएं। उसी शाम शिवम ने 50 किलोग्राम का नमक का कट्टा खरीदा। फिर शिवम अपने दोस्त शिव और दीपक कोहली को साथ लेकर कल्याणी नदी पर पहुंचा। वहां पर पहुंचते ही उन्होंने सुमित की डेड बॉडी को उस जगह से उठाकर कुछ दूरी पर ले जाकर गड्ढा खोदकर नमक डालने के बाद दफन कर दिया था। रेणु श्रीवास्तव की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसकी जांच शुरू किया। सबसे पहले पुलिस ने सुमित श्रीवास्तव के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक किया तो उसमें वह उस रात अकेला ही घर से निकलता नजर आया। उसके बाद भी पुलिस ने अन्य रास्तों पर भी लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सफलता हाथ नहीं लगी। 22 नवंबर 2024 को रुद्रपुर के प्रीत विहार के कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने नदी के किनारे से तेज स्मेल आने की पुलिस से शिकायत किया। लोगों की शिकायत पर पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची तो नदी किनारे एक ताजा खुदे गड्ढे से स्मेल आने का शक हुआ। शक के आधार पर पुलिस ने उस गड्ढे को खुदवाना शुरू किया। गड्ढे से थोड़ी मिट्टी हटाने के बाद ही उसमें एक इंसान का हाथ नजर आया। उसके बाद गड्ढे को और गहरा खोदा गया तो उसमें से नमक निकलनी शुरू हुई। गड्ढे को कोई 5-6 फीट गहरा खोदने पर एक डेड बॉडी निकली। गड्ढे से एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। देखते ही देखते घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने उस डेड बॉडी को बाहर निकालकर उसकी जांच पड़ताल किया तो उसके एक हाथ पर सुमित श्रीवास्तव नाम गुदा हुआ मिला। सुमित श्रीवास्तव नाम सामने आते ही पुलिस समझ गई थी कि यह वही सुमित है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट रेणु श्रीवास्तव नामक युवती ने 16 नवंबर 2024 को रामपुरा पुलिस चौकी में दर्ज कराई थी। सड़े गले शव के चेहरे पर बियर की बोतल की कांच धंसी हुई थी और गले में फंदानुमा निशान था। सुमित श्रीवास्तव को गणेश और उसके दोस्त ने बहुत ही निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। सुमित की कमर की हड्डी तोड़कर उसे उसका चेहरा उसके पैरों से मिलकर उसे दफन किया गया था।
शव को करीब 25-25 किलो नमक के बोरों में लपेटा गया था ताकि जल्द से जल्द शव गल जाए और सुमित के लापता होने का राज राज ही रह जाए। जितना गहरा गड्ढा सुमित को दफनाने के लिए खोदा गया, उतनी ही गहरी साजिश हत्याकांड को अंजाम देने में रची गई। सुमित की पत्नी रेनू इतनी शातिर थी कि उसको सुमित की हत्या के बारे में 16 नवंबर को ही पता लग गया था, क्योंकि पति सुमित श्रीवास्तव की हत्या की पूरी साजिश पत्नी रेनू ने 13 नवंबर को सुमित श्रीवास्तव को रास्ते से हटाने का इशारा अपने प्रेमी गणेश चंद्र को दे दिया था। हत्याकांड की साजिश रेनू को 16 नवंबर को हत्या किए जाने की खबर मिल चुकी थी। रेनू ने बताया कि 14 नवंबर के बाद से ही रेनू ने प्रेमी गणेश चंद्रा से संपर्क तोड़ दिया था और 16 नवंबर को जब पता चला कि सुमित की हत्या कर शव कल्याणी नदी में फेंक दिया है, तो उसके बाद सुमित की पत्नी रेनू ने पुलिस चौकी में तहरीर देकर पुलिस से आती शीघ्र पति सुमित को सकुशल बरामद कराने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया था। गायब सुमित श्रीवास्तव की लाश मिलते ही पुलिस ने फोन द्वारा उसकी वाइफ रेनू श्रीवास्तव को इसकी सूचना दिया। सुमित की लाश मिलने की सूचना पर उसके फैमिली वाले रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ निहारिका तोमर, कोतवाल मनोज रतूड़ी भी घटनास्थल पर पहुंचे। सभी अफसरों ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। सुमित श्रीवास्तव के शव की शिनाख्त होते ही पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व एमएलए राजकुमार ठुकराल, समाजसेवी संजय ठुकराल, ललित बिष्ट सहित बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने मृतकों के घर वालों को ढांढस बंधाया और पुलिस की कार्रवाई पर तरह तरह के सवाल भी उठाए। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने इस केस को सुलझाने के लिए सीओ सिटी निहारिका तोमर के निर्देशन में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में कोतवाल मनोज रतूड़ी, एसएसआई ललित मोहन रावल, एसआई नवनी बुधानी, गणेश भट्ट, जितेंद्र कुमार, होशियार सिंह, चंदन बिष्ट, चंद्र सिंह, नेहा राणा, कांस्टेबल महेंद्र कुमार, महेश राम, ताजबीर सिंह, रमेश चंद्र, दलीप कुमार आदि को शामिल किया। पुलिस टीम ने सुमित श्रीवास्तव की डेड बॉडी मिलने के बाद सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस की मदद लिया, तो गणेश चंद्रा के साथ अन्य व्यक्ति भी जाते नजर आए। उसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि गणेश का सुमित के घर पहले से आना जाना था। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने गणेश को पूछताछ के लिए उठा लिया। पुलिस ने गणेश चंद्रा से इस मामले में सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना मुंह तक नहीं खोला, जबकि पुलिस पहले ही उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगाकर उसकी हकीकत जान चुकी थी। पुलिस को रेनू श्रीवास्तव और उसके मोबाइल पर काफी समय तक बात होने के सबूत भी मिले। इससे साफ हो गया था कि रेनू और उसके बीच जरूर पहले से ही कुछ खिचड़ी पक रही थी। जब काफी पूछताछ के बाद भी गणेश चंद्रा सच्चाई बताने को तैयार नहीं हुआ तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ किया, जिसके तुरंत बाद ही वह लाइन पर आ गया। उसने स्वीकार किया कि रेनू श्रीवास्तव और उसके बीच काफी समय से अवैध संबंध चले आ रहे थे। उसी ने रेनू को एक मोबाइल भी खरीद कर दिया था ताकि दोनों के बीच बातचीत होती रहे। गणेश चंद्रा ने स्वीकार किया कि रेनू उसकी पहली मोहब्बत थी, इसीलिए वह उस पर काफी पैसा लुटा चुका था। वह उससे शादी करना चाहता था। उसकी चाहत में उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुमित श्रीवास्तव को मौत के घाट उतार दिया था। यह इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस ने उसके दोस्तों में से दीपक कोली, शिवम और शिव को भी गिरफ्तार कर लिया। अभी तो वह सुमित के फैमिली वालों से पूछताछ के बाद इस केस की जो स्टोरी सामने उभर कर आई वह इस प्रकार थी। बहुत समय पहले रेनू श्रीवास्तव और गणेश चंद्रा की फैमिली उत्तराखंड के शहर रुद्रपुर के रामपुरा में पास पास ही रहती थीं। यही कारण था कि रेनू और गणेश बचपन से ही एक साथ खेले कूदे थे। उनकी शिक्षा भी एक ही स्कूल में हुई थी। रेनू और गणेश दोनों ही साथ साथ स्कूल आते जाते थे। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक दोनों एक साथ पढ़े थे। इसी कारण दोनों में गहरी दोस्ती थी। कक्षा 5 तक आते आते दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी हो गया था। उसके बाद दोनों के स्कूल अलग अलग हो गए थे, लेकिन स्कूल से लौटने के बाद दोनों एक साथ ही खेलते और पढ़ाई भी करते थे। उसी दौरान रेनू की मुलाकात सुमित श्रीवास्तव से हुई। सुमित उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के गांव मसवासी मानपुर के राजू श्रीवास्तव का बेटा था।
अब से लगभग 15 साल पहले राजू श्रीवास्तव की पत्नी का किसी बीमारी के चलते देहांत हो गया था। पत्नी की डेथ के बाद राजू श्रीवास्तव ने ही अपने 5 बच्चों की परवरिश की थी। 3 भाई और 2 बहनों में सुमित श्रीवास्तव सबसे बड़ा था। राजू श्रीवास्तव की एक बहन उत्तराखंड के शहर रुद्रपुर की रामपुरा कॉलोनी में रहती थी। अब से कई साल पहले सुमित अपनी बुआ के साथ रुद्रपुर घूमने आया था। उसके बाद उसका मन यहीं पर लग गया, जिसके बाद वह बुआ के पास ही रहने लगा था। घर के आसपास रहते हुए जल्दी ही उसकी दोस्ती रेनू से हो गई थी। कुछ समय तक रेनू, गणेश चंद्रा और सुमित श्रीवास्तव एक साथ ही खेले। उसी दौरान रेनू का लगाव सुमित श्रीवास्तव की ओर बढ़ने लगा था, जिसके बाद वह गणेश में कम दिलचस्पी लेने लगी थी। उस समय तक रेनू श्रीवास्तव जवानी की दहलीज पर आ खड़ी हुई थी। वह जन्म से ही भरे बदन की युवती थी। वक्त बदलते सुमित श्रीवास्तव का मन भी मचल उठा। दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ी, तो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी दुनिया बसाने के सपने संजोने लगे थे। समय की चाल बढ़ते ही दोनों प्यार की दीवार को लांघकर हदों को पार करने लगे थे। नतीजा यह निकला कि कुछ ही दिनों में दोनों के प्यार के चर्चे समाज के सामने आ गए। जब इस बात की जानकारी रेनू के फैमिली वालों को हुई तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। पहले तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, उसके बाद सुमित की बुआ से भी उसकी शिकायत किया। सुमित श्रीवास्तव की बुआ ने भी उसे समझाने की कोशिश किया, लेकिन दोनों पर किसी की बात का कोई असर नहीं पड़ा। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। उसी वक्त रेनू ने एक मुलाकात में सुमित श्रीवास्तव के सामने अपने दिल की बात रखते हुए कहा, सुमित, क्यों न हम कहीं बाहर जाकर शादी कर लें? उसके बाद हम दोनों आज़ादी से साथ साथ रहेंगे। चाहता तो सुमित श्रीवास्तव भी यही था, लेकिन वह अपनी तरफ से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यही सोचते एक दिन दोनों ने आखिरी निर्णय लिया। अब से लगभग 8 साल पहले दोनों ने घर से भागकर शादी कर लिया। शादी करने के बाद दोनों ही मुरादाबाद शहर में रहने लगे थे। सुमित श्रीवास्तव वहीं पर एक कारखाने में नौकरी करने लगा था। कुछ दिन मुरादाबाद में रहने के बाद सुमित रेनू को साथ लेकर रामपुर चला गया। कुछ वक्त दोनों का रामपुर में गुजरा। फिर सुमित रेनू को लेकर रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप कॉलोनी रामपुरा में आकर रहने लगा। रुद्रपुर में रेनू ने एक बेटे को जन्म दिया। उसी समय सुमित श्रीवास्तव ने एक ऑटो रिक्शा खरीद लिया था और उसी को चलाकर वह अपनी रोजी रोटी चलाने लगा था। ऑटो चलाने के दौरान सुमित को शराब की लत लग गई थी, जिसके बाद वह अपनी आधी से ज्यादा कमाई शराब में ही खर्च कर डालता था। रेनू ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। बात बढ़ने पर वह रेनू श्रीवास्तव के साथ गाली गलौज करते हुए उसे मारने पीटने भी लगा था। सुमित श्रीवास्तव की हरकतों से आजिज आकर रेनू का उसके प्रति पनपा प्यार भी फीका पड़ने लगा था। वह उसे खर्च के लिए पैसे देने में भी आनाकानी करने लगा था, जिसके कारण वह हमेशा ही अपने दिल के अरमानों को महसूस कर रह जाती थी। उसी समय एक दिन उसकी फिर से मुलाकात गणेश चंद्रा से हो गई। शाम का वक्त था। गणेश चंद्रा बाजार से अपने घर की ओर जा रहा था। उसी समय रास्ते के चौराहे पर उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी। जैसे ही उसकी बाइक उस युवती के पास से गुजरी, उसने एक तिरछी नज़र उस युवती पर डाली। उसे देखते ही वह सकपका गया। रेनू यहाँ! उसने अपनी बाइक साइड में लगाकर रोक दिया। जैसे ही वह युवती उसके पास पहुंची, गणेश बोला, रेनू, तुम यहाँ कैसे? इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? यूं अचानक गणेश चंद्रा को सामने खड़ा देख जैसे रेनू का रोम रोम खिल उठा था। रेनू बोली, अरे गणेश, तुम कैसे हो? गणेश बोला, मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। तुम तो सुमित से शादी करने के बाद शहर छोड़कर चली गई थी, फिर अचानक यहाँ कैसे? रेनू बोली, अब सारी राम कहानी यहीं पर सुनोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। गणेश चंद्रा ने अपनी बाइक सड़क के किनारे खड़ी कर दिया। तभी रेनू ने गणेश से सवाल किया, अब इस वक्त तुम कहाँ रह रहे हो? गणेश बोला, मैं तो अभी भी रामपुरा में ही रह रहा हूँ, मुझे यह शहर छोड़कर कहाँ जाना है? रेनू बोली, अच्छा, मैं भी तो उसी कॉलोनी में रह रही हूँ। आओ तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ।
वही बैठकर कुछ बातचीत करेंगे। रेनू की बात सुनते ही उसका मन हिचकोले लेने लगा था। उसके बाद रेनू उसे सीधे अपने कमरे पर ले गई। गणेश चंद्रा उस दिन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। जब बरसों बाद दोनों एक साथ बैठे तो बातों का सिलसिला चालू हुआ। रेनू की कहानी सुनकर गणेश समझ गया था कि वह अपने पति सुमित के साथ खुश नहीं है। शादी के इतने साल बाद भी वह उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझ नहीं पाया था। यही कारण था कि इतने साल बाद भी गणेश से मिलने के बाद उसकी चाहत की घंटी फिर से बस उठी थी। गणेश चंद्रा को देखते ही उसे लगने लगा था कि वही उसके ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। तभी रेनू ने गणेश को प्यार की हरी झंडी भी दिखा दी थी। उसी वक्त रेनू ने गणेश चंद्रा को बता दिया था कि उसका पति सुमित ऑटो रिक्शा चलाता है जो देर रात ही घर पहुंचता है। गणेश चंद्रा के जाने से पहले रेनू ने उसे अपना मोबाइल नंबर देने के बाद उसका नंबर भी अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। रेनू को देखते ही उसके मन में ऐसा भूचाल आया कि उसने घर पहुंचते ही उसे फोन कर दिया था। शायद वह भी जैसे उसके फोन का ही इंतजार कर रही थी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद रेनू ने अपने दिल की बात गणेश के सामने रख दी थी। गणेश के मन में भी वही सब खिचड़ी पक रही थी। रेनू से बात करके उसका मन बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था। उसे लगा कि उसका पहला प्यार फिर से उसकी झोली में आ पड़ा है। उस दिन के बाद दोनों ही फोन पर एक दूसरे से बात करने लगे थे। सुमित के घर से निकलते ही रेनू फोन करके उसे अपने कमरे पर बुला लेती थी। उसके बाद दोनों शहर में मौज मस्ती करने निकल जाते थे। यह सिलसिला दोनों के बीच काफी समय तक चलता रहा। एक दिन रेनू ने उसकी मुलाकात सुमित श्रीवास्तव से भी करा दी थी। सुमित पहले से जानता था कि गणेश उनके पड़ोस में रहता है। सुमित और गणेश दोनों ही शराब के शौकीन थे। यही कारण रहा कि जल्दी ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी हो गई थी। गणेश चंद्रा रेनू का बचपन का दोस्त था। उसी कारण दोनों के बीच जल्दी संबंध हो गए थे। उसके बाद गणेश ने ही उसका सारा खर्च उठाना शुरू कर दिया था। इस केस के खुलते ही पुलिस ने रेनू, उसके प्रेमी गणेश चंद्रा, वंश, दीपक कोली और शिवम निवासी रामपुरा को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। जबकि एक आरोपी गोविंदा घर से फरार हो गया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। फरार चल रहे बिलासपुर निवासी गोविंदा को पकड़ने के लिए पुलिस ने दबिश दी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगने पर कोर्ट में आरोपी के घर की कुर्की करने का आवेदन किया। वहीं कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि फरार आरोपी गोविंदा के खिलाफ कोर्ट से 82 की कार्रवाई के आदेश ले लिए। आरोपी के पकड़ में नहीं आने पर 83 की कार्रवाई की जाएगा। सुमित श्रीवास्तव हत्याकांड एक खौफनाक वारदात है। सुमित का शव दफनाने के लिए जहां 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया, वहीं शव को गलाने के लिए 50 किलो नमक भी डाला गया। पुलिस के मुताबिक अगर कुछ दिन और हत्याकांड की पता नहीं चलता तो शव की हड्डियां तक गल चुकी होती। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, लोग मर्डर करके भी कितना आसानी से रहते हैं, उनका मन नहीं कचोटता। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मैम ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता है। विवेक जी ने कमेंट किया है, जिद करके ना मानसी को अपना प्यार नसीब हुआ और अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार के ना ही मानसी के बाप को कुछ हासिल हुआ। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। असदुल्लाह लघारी जी ने कमेंट किया है, विवेक जी लाफ फ्रॉम कराची पाकिस्तान, आपकी स्टोरी जनवरी 2024 से सुन रहा हूं और अब जनवरी 2025 आ गया है। साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। समय तो अपने गति से चलता ही रहता है। गणपत सिंह भाटी जी ने कमेंट किया है, बहुत ही दुखद घटना, सिर्फ पुराने प्यार के कारण ऐसा प्यार किस काम का है।
सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलोक सर ने कमेंट किया है, विवाहोत्तर संबंधों का यही हाल होता है, अपनी बसी बसाई गृहस्थी को तो उजड़ी ही, साथ में सारा जीवन अब जेल में कटेगा। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। हर्ष धालीवाल जी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस वीडियो। हर्ष जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ज्योति जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट कमेंट। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। दीपांकर चक्रवर्ती जी ने कमेंट किया है, यह दंड तो अय्याश को पहले ही तस्दीक कर देना था। खैर अपने भतीजे का नाम या उपस्थिति कबूल नहीं करना था, वो बेचारा बच जाता। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राधा कुमारी जी ने से कमेंट किया है, बहुत बुरा हुआ। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जहीर अहमद जी ने कमेंट किया है, मैं जहीर अहमद आपका हर एपिसोड देखता हूं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। बिमला जी ने कमेंट किया है, जब शादी कर ही ली तो निभाना था, पता नहीं लोग क्यों नहीं सोचते कि अपराध कभी छुपता नहीं है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुबोध मगर जी ने कमेंट किया है, किसी को ज्यादा सुख नहीं पचता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विक्की कालिया जी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस स्टोरी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर है, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे लक्ष्मी रावत जी। और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।